हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। सुबह का 7 बज चुके हैं। नया शेड्यूल मैंने आप लोगों को दे दिया था कि हम लोग रोज सुबह 7 बजे मिला करेंगे। डीसी मशीन के 4 पार्ट्स के वीडियो मैंने आप लोगों को बोले थे। आज दूसरा पार्ट है जिसमें मैंने आपको डीसी जनरेटर का बताया था कि दूसरे पार्ट में हम लोग डीसी जनरेटर करेंगे और क्या क्या करने वाले हैं इस पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के डीसी जनरेटर होते हैं, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है और जाहिर सी बात है शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ वाइंडिंग से। तो आप लोगों को पूरा लेक्चर देखना है, क्या करना है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, एक एक बारीक बात है मैं आपको बताता चलूंगा जो पेपर में आप लोगों से पूछी जाती हैं। आप अगर पूरा लेक्चर देखेंगे, विश्वास मानिए कि आपके डीसी जनरेटर हो या कोई भी चैप्टर हो, आप पूरे ओवरऑल अपने पेपर में 40 से 50 नंबर 110% गेन करने वाले हैं। मतलब कहने का ये जो क्रैश कोर्स अगर आप शुरू से अंत तक एक बार पूरा देख लेंगे तो आपके 100% बात है कि 40 से 50 नंबर टेक्निकल में इंप्रूव हो जाएंगे, गारंटी है। क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में उतनी ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो बात करते हैं जो पेपर में क्वेश्चन आती है, वो थ्योरी की बात करते हैं जो पेपर में पूछी जाती है, या न्यूमेरिकल भी। तो आज हम इस सेकंड पार्ट में डीसी जनरेटर करेंगे, तीसरे पार्ट में डीसी मोटर का मैंने आप लोगों को बताया था, और चौथे पार्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। बिल्कुल, चलिए तो शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। आज मैं डीसी जनरेटर शुरू करने वाला था, मैंने ये डीसी मशीन पहले से बनाई हुई है ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा ना खराब हो। अब हम लोगों को क्या देखना है कि देखिए ये डीसी मशीन है, ये ऑब्वियसली ये योक है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा योक है और ये पोल है, जाहिर सी बात है ये पोल है, और ये क्या है, रोटर, ये है रोटर, ठीक है। ये रोटर को मैंने अलग से बनाया हुआ है, इस रोटर पे अलग से खांचे, मतलब टीथ, अगर मैं देखूं खांचे, दांतों में ये क्या रखा गया है, वाइंडिंग्स रखी गई हैं, वाइंडिंग रखी गई है, या कह लो आप कॉइल रखी गई है। इन टीथ्स में, खांचों में कॉइल रखी गई है, ये रोटर है आपका। अब इस रोटर पे क्या हो रही है, वाइंडिंग हो रही है, आर्मेचर वाइंडिंग हो रही है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होती है, रोटर के अंदर होती है, ऊपर होती है आर्मेचर वाइंडिंग। ये बात हम लोगों की बिल्कुल हुई थी। अब मैं यहां से आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि वाइंडिंग, जितनी भी वाइंडिंग्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए ये बताना, इसीलिए मैं लेके आया हूं ताकि आपका कुछ भी पार्ट छूट ना जाए। चलिए, तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि वाइंडिंग 2 तरीके की होती है, कंसंट्रेटेड टाइप और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग होती है एकत्रित वाइंडिंग, और डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग होती है वितरित, फैली हुई। अब नाम से पता चल रहा है जितनी भी वाइंडिंग होंगी भाई साहब, चाहे कोई सी भी मशीन हो, रोटेटिंग हो या स्टैटिक हो, याद रखना इस बात को, रोटेटिंग मशीन हो या स्टैटिक मशीन हो। स्टैटिक मशीन माने स्थिर मशीन जिसमें कोई भी भाग घूमता ना हो, जैसे कि ट्रांसफार्मर, और रोटेटिंग मशीन जैसे कि हमारी डीसी मशीन रोटेटिंग हो गई, सिंक्रोनस हो गई, 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन, ये सब रोटेटिंग मशीन है। तो जो स्टैटिक मशीन है, याद रखिए जो स्थिर मशीन है, स्टैटिक मशीन के अंदर, ये मेरा मशीन का शॉर्ट फॉर्म है, स्टैटिक मशीन के अंदर कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग यूज होती है। कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग मतलब एकत्रित वाइंडिंग। इसका एग्जाम्पल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे पेपर में यही पूछ लिया जाता है कि कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग कहाँ यूज होती है, भाई ट्रांसफार्मर में यूज होती है। कंसंट्रेटेड का मतलब देखो एकत्रित। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये मान लीजिए प्राइमरी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग एक जगह इकट्ठी हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग एक जगह इकट्ठी हो गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एकत्रित वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग मतलब फैली हुई, वितरित। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग मतलब फैली हुई वाइंडिंग है, वितरित वाइंडिंग। अब आप देखिए यहां पर वाइंडिंग कोई एक जगह तो नहीं लपेटी हुई है, जैसे मान लीजिए ये रोटर है, ये वाइंडिंग ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह लपेट के रख दी होगी, नहीं, ये क्या किया है, ये कोई रोटर है और उसमें वाइंडिंग ये करी है, ये भी वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग है। मतलब क्या किया है, पूरे रोटर में चारों तरफ फैला के वाइंडिंग करी है, वितरित है वाइंडिंग। अब ऐसा क्यों करना पड़ा है, क्यों ऐसे इसलिए करना पड़ा है क्योंकि रोटर हमारा घूमता है, हम रोटर पे इकट्ठा एक जगह लपेट के पूरी नहीं कर सकते। आप लोगों को मैं समझा देता हूं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ये रोटर है। अब ये रोटर है, इसमें एक जगह मैं इकट्ठा पूरा बांध दूंगा तो ये रोटर घूम नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, देखिए इस तरीके से वाइंडिंग को खांचों में दबा के रखना पड़ता है। यहाँ इस पे खांचे बना देते हैं रोटर पे, और यहाँ दबा के हम लोग वाइंडिंग को रखते हैं पूरे रोटर पे। अब जब ये पूरा फैला हुआ होता है तो इस रोटर में बीच में देख लीजिए आप, गैप है, यहाँ बीच में इंसुलेशन होती है, नो डाउट इसमें इंसुलेशन होती है बीच में,
और यहाँ वाइंडिंग है, यहाँ वाइंडिंग है, यहाँ वाइंडिंग है, ये बीच में इंसुलेशन है। अब होता क्या है, ये इंसुलेशन इन दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट होने से बचा रही है, पर ये वाइंडिंग दोनों ये फैली तो हुई है ना, मतलब पूरे रोटर में ये वाइंडिंग फैली हुई है, बिल्कुल फैली हुई है ये पूरे रोटर में वाइंडिंग। अब जब ये पूरे रोटर में वाइंडिंग फैली हुई है, वितरित वाइंडिंग, तो ये क्या करती है, रोटर को बैलेंस करने का काम करती है। तो जहां पर भी घूमने वाले पार्ट होते हैं, रोटेटिंग मशीन होती है, उन सब जगहों पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगाई जाती है। आप लोग इसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहां लगती है, रोटेटिंग मशीन में लगती है। बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग, दो तरीके की वाइंडिंग होती है, ओपन या क्लोज टाइप वाइंडिंग। तो जितने भी पार्ट में कम्यूटेटर यूज होते हैं, मतलब ऐसी मशीन्स जहां पे कम्यूटेटर यूज होता है, वहां पर क्या लगती है, क्लोज टाइप वाइंडिंग लगती है। मैं इसे मिटा देता हूं। कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग का क्या मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर बताया। तो जितनी भी क्लोज टाइप वाइंडिंग होती हैं, वो होती है उस पार्ट पे जहां पर कम्यूटेटर यूज होता है। तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर यूज होता है, तो यहां इसका मतलब क्या लगेगी, यहां क्लोज टाइप वाइंडिंग लगेगी। ओपन टाइप वाइंडिंग वहां यूज होती है जहां पर कम्यूटेटर यूज नहीं होता, जैसे कि सिंक्रोनस जनरेटर हो गया भाई। सिंक्रोनस जनरेटर में कम्यूटेटर यूज होता है क्या, नहीं होता। सिंक्रोनस जनरेटर में क्या यूज होता है, स्लिप रिंग्स यूज होती है कि नहीं। अब देखिए, ये बड़ा ही एस्पेक्ट है, बहुत बड़ी बातें हैं कि स्लिप रिंग क्या काम करती है, कम्यूटेटर क्या काम करती है। काम दोनों का एक ही होता है, करंट को अंदर से बाहर लेके आना, टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम इंटरनल मशीन टू द आउटपुट टर्मिनल। बाहर के छोर पर करंट को देना, कहां से, अंदर से, जहां से करंट पैदा हो रहा है वहां से। क्लोज्ड टाइप वाइंडिंग जो है वो जहां भी कम्यूटेटर लगेगा वहां क्लोज टाइप वाइंडिंग यूज होगी। अब ध्यान से समझिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है क्या, जितनी भी क्लोज टाइप वाइंडिंग है, दो तरीके की वाइंडिंग होती है, ग्रैमे रिंग टाइप वाइंडिंग और ड्रम टाइप वाइंडिंग। आप लोग यहां देख रहे होंगे ग्रैमे रिंग टाइप। लखनऊ मेट्रो में एक क्वेश्चन आपके आया था पेपर में कि ग्रैमे रिंग टाइप वाइंडिंग अब यूज करी जाती है क्या, नहीं, ये बातें पुरानी हो गई, अब ये यूज नहीं करी जाती। ग्रैमे रिंग टाइप वाइंडिंग इज नॉट यूज्ड नाउ। क्या प्रॉब्लम थी ग्रैमे रिंग टाइप में, बात को समझते हैं क्या प्रॉब्लम थी। ग्रैमे रिंग टाइप वाइंडिंग में कुछ इस तरीके से रोटर होता था, सिलिंड्रिकल रोटर। जैसे ये मान लीजिए आपका ये सिलिंड्रिकल रोटर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप समझिएगा कि सिलिंड्रिकल रोटर में वाइंडिंग कुछ इस तरीके से करते थे। इस तरीके से वाइंडिंग होती थी, मतलब कहने का ये खोखला सिलेंडर होता था, इट यूज्ड टू बी अ हॉलो सिलेंडर। ये एक हॉलो सिलेंडर होता था, मतलब रोटर किस तरीके का होता था, हॉलो सिलेंडर की तरह होता था। और हॉलो सिलेंडर होने के बाद कुछ इस तरीके से, देखिए समझा देता हूं मैं आप लोगों को, ये इस तरीके से समझ लीजिए। तो वाइंडिंग यहां से करी, अंदर से डाली, फिर अंदर से निकाल के यूं करके लेके गए, फिर अंदर से डाली, फिर अंदर से यूं निकाल के लेके गए। मतलब कहने का कुछ इस तरीके से वाइंडिंग होती है। देखिए आप देख रहे हैं, यहां से डाल के यूं करके, यहां से डाल के, अंदर से निकाल के। तो इसका मतलब कुछ तार का हिस्सा अंदर भी रहता था, कुछ बाहर भी रहता था। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये इस तरीके से अंदर से होकर निकाल के तारों को लेके आते थे। आप लोग देख रहे हैं, यहां ऊपर से गए, फिर यहां अंदर से होकर निकाल के, फिर ऊपर से गए, अंदर से होकर निकाल के। तो ऐसे में होता क्या था, ऐसे में होता ये था भाई कि जब इसको हम लोग रखते थे मैग्नेट के प्रेजेंस में, ये मैग्नेट के प्रेजेंस में हमने रखा नॉर्थ साउथ के, तो देखो ऊपर तो फ्लक्स लगता था, बट अंदर की जो तारें होती थी वहां फ्लक्स नहीं लगता था। और अगर वहां फ्लक्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब अंदर की तारें ईएमएफ पैदा नहीं करेंगी, और ईएमएफ पैदा नहीं करेंगी तो इसका मतलब उतना पैसा अपना क्या हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया। उन तारों का लगाने का क्या मतलब, जो ईएमएफ पैदा ना करे। इसीलिए ग्रैमे रिंग टाइप वाइंडिंग अब यूज नहीं होती, क्योंकि इसका आउटडेटेड स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें आधे से ज्यादा तार वेस्ट होता था, उनमें ईएमएफ पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो अंदर से होके आता था आधा से ज्यादा तार। तो हमने क्या यूज किया, ड्रम टाइप वाइंडिंग यूज की। और ड्रम टाइप वाइंडिंग में जानते हैं क्या होता है, ड्रम टाइप वाइंडिंग में क्या करते हैं, ये रोटर रहा, इस रोटर पे वाइंडिंग के तारों को अंदर नहीं लेके आते, ये ऊपर ही इतना इतना वाइंडिंग में पंच कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये रोटर है, इसमें खांचे बना के तार को यहीं पे पंच कर देते हैं। ये पंच कर दिया, ये पंच कर दिया, ये पंच कर दिया, ऊपर ही ऊपर। इसका मतलब जब ऊपर ही ऊपर पंच किया तो वो अंदर से तो होके नहीं आएगा। तो इससे क्या होता था कि हमारे जो ऊपर तार पंच किए जाते थे, वाइंडिंग पंच की जाती थी ऊपर, यहां पे रोटर में, जैसे ये जो है ये वही है, ड्रम टाइप है। तो इसमें क्या किया, हमारा हॉलो सिलेंडर है, बट यहां ऊपर ऊपर वाइंडिंग लगाई बस। ये अंदर से लेके नहीं आए हम लोग। अब जब अंदर से लेके नहीं आएंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि अंदर के तार में वैसे भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां फ्लक्स कटेगा नहीं, तो ईएमएफ बनेगा नहीं।
अपने फैराडे भाई ने यही तो बात बोली थी कि तो इसमें क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं तार को बचा जाते थे, उतना ही तार लगाते थे जितना ईएमएफ पैदा कर सके। तो ड्रम टाइप वाइंडिंग नए जमाने की टाइप की वाइंडिंग है जिसमें हम लोग तार का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर देते हैं, कॉइल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, वाइंडिंग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ऐसी 3 टाइप की वाइंडिंग होती है, फ्रॉग टाइप, लैप टाइप और वेव टाइप। लैप टाइप वाइंडिंग जिसमें पैरेलल पाथ की संख्या ऑब्वियसली कितनी p के बराबर होती है, और वेव टाइप वाइंडिंग जिसमें पैरेलल पाथ की संख्या 2 के बराबर होती है। मतलब ये एक ऐसी वाइंडिंग है जिसमें पैरेलल पाथ, समांतर पथ की संख्या पोल के बराबर होगी। एक आपको तरीका भी बड़ा ही कॉमन तरीका है याद रखने का, अगर लैप है तो इस तरीके से लैप की स्पेलिंग में a बराबर p, तो a क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथ की संख्या ना। तो लैप में पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना है, पोल की संख्या के बराबर, और वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या क्या है, 2 के बराबर है। मतलब यहां पर 2 ही पैरेलल पाथ होंगे, चाहे कितना भी बड़ी कॉइल क्यों ना हो, पर पैरेलल पाथ की संख्या 2 ही होगी। यहां पर भी सेम बात है, यहां पैरेलल पाथ की संख्या केवल p होगी, ठीक है। और फ्रॉग टाइप क्या होती है, फ्रॉग टाइप वाइंडिंग वो होती है जो मिक्स्ड होती है, मतलब लैप और वेव दोनों का मिक्सचर जो होता है वो फ्रॉग टाइप होती है। तो लखनऊ मेट्रो के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था कि ग्रैमे रिंग टाइप कैसी होती है, एक आउटडेटेड वाइंडिंग है, इसे अब हम यूज नहीं करते। इतना पॉइंट क्लियर है। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसे उतार लीजिए। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि इस रोटर पर वाइंडिंग हो गई, और उस वाइंडिंग का नाम हम लोगों ने क्या डाला आर्मेचर वाइंडिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, और ये 2 छोर निकल आए, मान लीजिए ये 2 छोर निकल आए आर्मेचर वाइंडिंग के, AW1 AW2, ठीक है ना। और ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग। ये जाहिर सी बात है यहाँ पर नॉर्थ साउथ हुआ, ये फील्ड वाइंडिंग से हुआ, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग के कितने छोर निकले, ये FW1 FW2 FW3 FW4। इतना पॉइंट क्लियर है आपको। अब आप देखिए यहां पर बड़े ही ध्यान से समझना है आपको। जब ये रोटर, ये नॉर्थ साउथ है, मैंने ये फिगर अलग से बनाया है, और ये रोटर है, ठीक है। रोटर को जब आप घुमाएंगे जनरेटर में, अच्छा जनरेटर में क्यों घुमाएंगे भाई रोटर को, क्योंकि जनरेटर क्या है, कोई भी जनरेटर है, चाहे डीसी जनरेटर ले लो या कोई भी जनरेटर ले लो, वो क्या करता है, इनपुट में क्या लेता है, मैकेनिकल इनपुट। मतलब पहले हम इसे घुमाते हैं तो ये इनपुट कैसा लेता है, यांत्रिक इनपुट लेता है, मैकेनिकल इनपुट लेता है। जब आप इसे घुमा के आते हो तो आपको यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। जब आप इसे घुमा के आते हो तो आपको यहाँ क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। क्लियर है इतनी बात। तो होगा क्या, जब आप इस रोटर को यहां घुमाओगे तो यहां फ्लक्स पहले से होगा, इस फ्लक्स की वजह से जो यहां पर ईएमएफ, इस फ्लक्स की वजह से जो यहां रोटर पे कंडक्टर होंगे, जो इस फ्लक्स की वजह से यहां रोटर पे कंडक्टर होंगे, वहां ईएमएफ पैदा होगा। वो ईएमएफ की वैल्यू आपसे पूछता है पेपर में कि ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है। बड़ी सिंपल इक्वेशन है, याद करने का तरीका मैं अपनी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेकर। इस पे बड़े न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें कि ईएमएफ की मान क्या हो जाएगी, पोल की संख्या पर निर्भर है, जेड माने चालक की संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर, एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम, मतलब आपने कितना घुमाया रोटेशन पर मिनट आरपीएम के अंदर, फाई क्या हुआ, फ्लक्स हुआ, जो कि क्या होगा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। फाई क्या है, यहां पे फ्लक्स है पर पोल। इस चीज पे बड़ा यहां मैं फोकस करना चाहूंगा क्योंकि एक तेलंगाना जेई का पेपर था जिसमें ये पेपर में पूछ लिया था कि ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है, तो ये क्या है, ईएमएफ की इक्वेशन है किसकी, डीसी मशीन की। तो जनरेटर हो या मोटर हो, जनरेटर में ये ईएमएफ ईजी नाम से, जनरेटेड ईएमएफ नाम से होता है, और मोटर में ये ईएमएफ बैक ईएमएफ नाम से पैदा होता है। बट मान उसका यही दिया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। ये जो फ्लक्स है ये परपोल फ्लक्स होता है। तेलंगाना का जो जेई पेपर था उसमें क्या सवाल पूछा गया था, ध्यान से समझिएगा। उसमें सवाल आपसे पूछा गया था कि ईएमएफ इक्वेशन में जो डीसी मशीन की होती है उसमें फ्लक्स कैसा होता है, परपोल या मैक्सिमम।
तो याद रखिए इसके अंदर जो फ्लक्स पे होता है वो पर पोल फ्लक्स होता है, बट ट्रांसफॉर्मर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है, ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन जानते हो क्या होती है? E इज इक्वल्स टू N 4.4 N phi m, यही होती है F, यही होती है 4.4 N phi m F। तो यहां जो फ्लक्स होता है ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है, कहां? ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन में, बट डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन में फ्लक्स पर पोल होता है। तो इस बात का अंतर है, ध्यान से समझिए इस चीज को, ठीक है। चलिए ए क्या हुआ? पैरेलल पाथ की संख्या, मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया था, पैरेलल पाथ की संख्या, पैरेलल पाथ की संख्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसे कहते हैं। अब जाहिर सी बात है लैप हुआ तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या ए पी के बराबर लेनी है आपने, ए को क्या लेना है? पी के बराबर। और अगर वेव है तो ए को क्या लेना है? 2 के बराबर लेना है आपको। चाहे जो भी हो हालात, याद रखिए ए को 2 ही लेना है वेव में, चाहे कितनी भी पोल की संख्या दी हो, 1000 दी हो, 2 दी हो, 10 दी हो, पोल ही लेना है 2, याद रखिए। बताने को तो मेरे पास बहुत कुछ है कि अगर इसकी हम पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ा के लें तो कब लेते हैं? जब मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तब लेते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में एक फॉर्मूला लगता है, जब मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ वाइंडिंग करते हैं, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स, तब हमारा इसका पोल की संख्या बराबर, पोल की संख्या में वो ये जो पैरेलल पाथ की संख्या है उसमें अंतर आ जाता है। पर अभी क्या है कि क्योंकि ऑब्वियसली हमें केवल बहुत इंपॉर्टेंट करते चलना है, तो आपको क्या जानना है कि वेव में क्या लेना है? आपको पैरेलल पाथ की संख्या 2 लेनी है, और लैप में पोल की संख्या कितनी लेनी है? पैरेलल, मतलब ये पैरेलल पाथ की संख्या कितनी लेनी है? पोल की संख्या के बराबर लेनी है। तो ये ईएमएफ इक्वेशन आप लोगों के सामने रही, पेपर में कई बार पूछता है वो इस तरीके से। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई क्यों चालू कर दीजिए, इसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ कि पेपर कभी भी हो सकता है। मैंने हमेशा एक चीज़ के पक्ष में एक बात कही है कि 2022 में यूपी में चुनाव हैं, और अब ये समझ लीजिए जैसे वेडिंग द सीज़न होता है ना, कि वेडिंग द सीज़न है, डांस द सीज़न है, ऐसे ही अब ये समझ लीजिए कि पेपर द सीज़न शुरू होने वाला है आपका, ठीक है। क्योंकि आप खुद समझिए, कोई भी सरकार होती है वो हमेशा क्या करती है? ऐसे ही मौके बनाती है, जब चुनाव आते हैं तभी वैकेंसी निकालती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ को कहूँगा कि आप लोग इसे सीरियसली लें। मैं जब तक टाइप्स ऑफ जनरेटर यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, फिर हम चीज़ों को लेके आगे जाएंगे। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते चले जा रहे हैं। डीसी जनरेटर के टाइप्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, और डीसी जनरेटर के टाइप्स में 2 तरीके के डीसी जनरेटर होते हैं। कितने? 2 तरीके के डीसी जनरेटर होते हैं, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। अब समझाता चलता हूं आप लोगों को। बस आपने क्या करना है, कोई फोन कॉल्स नहीं लेने, कोई कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करना, आपने बस लेक्चर पूरा ध्यान से सुनते चले जाना है। कान में ईयरफोन लगाइए और बस बड़े ध्यान से आप लेक्चर को सुनते चलिए। और आपके कमेंट मुझे को बिल्कुल चाहिए, आप लोगों के कमेंट से ही तो इन्वॉल्वमेंट बनता है। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, जैसा आपको लगता है लेक्चर, अच्छा लगता है तो अच्छा, बुरा लगता है तो बुरा। इससे हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है, या फिर हमें कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों के सजेशंस के लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर करिए। चलिए, तो डीसी जनरेटर की मैं अगर बात करूं, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, तो जाहिर सी बात है क्या डीसी जनरेटर 2 टाइप के जनरेटर होते हैं, पर किसके आधार पे? पोल के आधार पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोल के आधार पर बांटा गया ये। मतलब अगर ये जो पोल हैं डीसी जनरेटर के, ये जो मैंने पोल्स यहां पे बनाए हैं डीसी जनरेटर के, अगर ये परमानेंट मैग्नेट के होते तो ये परमानेंट मैग्नेट का डीसी जनरेटर कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला जनरेटर कहलाएगा। अब परमानेंट पोल परमानेंट मैग्नेट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट, जैसे मान लीजिए हमें डीसी जनरेटर की रेटिंग बढ़ानी है, हमें रेटिंग बढ़ाती जानी है, तो कहीं ना कहीं हमें पोल की जो साइज है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, और पोल की साइज बढ़ाते बढ़ाते तो मशीन का साइज बहुत बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जगह भी नहीं होती इतनी मशीन को रखने की। मतलब आप खुद देखिए, जैसे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाली मैंने आप लोगों को बात बताई थी, उड़ गए 60 आदमी लेके। अब यहां पे एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, एक बार मशीन बन गई तो पोल तो कांस्टेंट है, चालकों की संख्या भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, 60 अपने आप में कांस्टेंट है, पैरेलल पाथ की संख्या भी कांस्टेंट है।
मतलब मैं ये जो कांस्टेंट बोल रहा हूं ना, वो किस आधार पर बोल रहा हूं कि ये बदल नहीं सकते। एक बार मशीन बन गई तो पोल की संख्या क्या हटा दोगे, कम ज्यादा कर दोगे, नहीं कर पाओगे। चालक की संख्या कम ज्यादा कर दोगे, एक बार मोटर बन गई नहीं कर पाओगे। पैरेलल पाथ की संख्या अंदर वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल पाथ की संख्या कम ज्यादा कर दोगे, नहीं कर पाओगे। तो किस चीज में बदलाव कर पाओगे, उसे तेज घुमाने में बदलाव कर सकते हो और उसके फ्लक्स में बदलाव कर सकते हो। और फ्लक्स में भी बदलाव कब कर सकते हो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज कर रहे हो, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का तो फ्लक्स कांस्टेंट होता है हमेशा, आप फ्लक्स कम ज्यादा कर ही नहीं सकते, वो परमानेंट मैग्नेट है। तो इसका मतलब ईएमएफ किन दो चीजों पे आधारित है, स्पीड के आधारित है। एक तो जितना ज्यादा तेज घुमा दोगे जनरेटर को उतनी ज्यादा ईएमएफ बन जाएगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स पैदा कर दोगे उतना ज्यादा ईएमएफ बन जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि परमानेंट मैग्नेट को हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि यहां फ्लक्स कांस्टेंट है। अगर हमें थोड़ा सा भी ईएमएफ बढ़ाना है तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फ्लक्स नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फ्लक्स इसमें बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो परमानेंट स्थिर पोल यूज होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर में जाहिर सी बात है फ्लक्स हमारा वेरिएबल रहता है, हमारे हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्यों, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है ये FW3 FW4 जो ये वाइंडिंग है, इसको हम एक्साइटेशन बदल के इसमें करंट ज्यादा कम ज्यादा भेज के हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को वेरी कर सकते हैं। फ्लक्स को वेरी करेंगे, ईएमएफ को वेरी करेंगे, तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब हमारे हिसाब से ईएमएफ पैदा करेगा जनरेटर, याद रखिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि पोल के आधार पे हम लोगों ने बांटा है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल यूज कर रहे हैं, जो कि वही करते हैं, परमानेंट मैग्नेट पोल यूज ही नहीं करते, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर दो टाइप के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। अब यहां से आपकी पिक्चर मेरे हाथों में आ चुकी है। ये देखिए, ये आर्मेचर वाइंडिंग है आपका AW1 AW2, ठीक है। और ये यहां से दो छोर निकल रहे हैं, ये मैं केवल इतना इतना बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ज्यादा यहां पर तार दिखाई ना दे। फील्ड वाइंडिंग पे मैंने जो ये बनाया FW1 FW2 FW3 FW4। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना, ये फील्ड वाइंडिंग के छोर हो गए, ये आर्मेचर वाइंडिंग के, ये फील्ड वाइंडिंग के। इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मान लिया हमने या नॉर्थ था, तो नॉर्थ था तो हमें करंट ऐसे निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए मैंने करंट इस तरीके से, कुछ इस तरीके से करंट निकाल दिए। मैं नीचे से मिला देता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से करंट भेज दिया करके, ये इस तरीके से करंट भेज दिया। यहां पर आपका नॉर्थ बनना है, तो नॉर्थ बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये करंट कहीं ना कहीं यहां से आ रहा होगा, एक छोर यहां से निकल आया। FW1 जो है, FW1 मैंने नीचे बना दिया, ठीक है। ये FW1 मैंने यहाँ नीचे बना दिया। तो हमारा करंट कैसे फ्लो करना चाहिए, ये नॉर्थ से यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और ये मैंने इस तरीके से कर दी वाइंडिंग, चलिए ठीक है। और अगर यहाँ पर साउथ डेवलप करना है, देखिए ये चीज़ आने के लिए आपको राइट हैंड हाथ का इस्तेमाल है ना, हाथ का इस्तेमाल अच्छे से आना चाहिए। तो याद देखो, यहाँ पर थोड़ा सा देखना आप कि क्या करना है आपको। अगर मान लो ये नॉर्थ बनाना है, तो ये नॉर्थ बनाना है तो आपको इसी तरीके से करंट बहाना पड़ेगा, तभी ये नॉर्थ बनेगा। इसका मतलब करंट यहाँ से आ रहा होगा पीछे से होता हुआ, तभी तो ये इस तरीके से नॉर्थ बनेगा, ठीक है। और जब ये यूं करके आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है यूं करके चल रहा होगा, तो ये तो साउथ हो जाएगा। इसका मतलब वाइंडिंग को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा वो आना चाहिए ना, हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये करंट क्या है, यहाँ से होते हुए आ रहा होगा। अब ये वाइंडिंग साउथ बन गई, हाँ अब ये वाइंडिंग साउथ बन गई, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब देखो लास्ट में अब आपके दो छोर बचे, क्योंकि ये दोनों तो आपस में ही कनेक्ट कर डाले आपने, FW1 FW4 और AW1 AW4। अब इस बात को बड़ा ही ध्यान से समझना, इस छोर को इस छोर से, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब देखिए दो टाइप के जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। बहुत ध्यान से बात को समझ लीजिए। सेपरेटली एक्साइटेड, इसका मतलब क्या है, आपने सेपरेटली एक्साइट किया है, अलग से उत्तेजित किया है किसे, पोल को। जब ये पोल है, देखना ये रोटर है, ये पोल है, इन पोलों पे आप अलग से बैटरी लगा दोगे। सेपरेटली आपने एक्साइट किया, आप बाहर से बैटरी लाए आपने लगा दी, तो ऐसा जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाया, बाहर से अलग से,
ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं। सेल्फ एक्साइटेड, नाम से पता चला सेल्फ एक्साइटेड, आपको अपनी पढ़ाई के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब है किसी और की जरूरत ही ना हो, क्योंकि जब आपको हर समय हर कोई हमेशा मोटिवेट करने के लिए नहीं होगा, आप जब बहुत फंसे हुए होगे तो आपको ही अपने आप को निकालना पड़ेगा लास्ट में, याद रखिए। तो सेल्फ एक्साइटेड मतलब खुद से एक्साइटेड। अब खुद से का क्या मतलब हुआ कि ये जो दो यहां पर छोर निकल रहे हैं, ये खुद से जो दो यहां पर छोर निकल रहे हैं, ये जो दो छोर निकल रहे हैं, ये जो दो छोर निकल रहे हैं, ये दो छोर निकल रहे हैं। अब ये तो आर्मेचर वाइंडिंग के छोर रहे और ये फील्ड वाइंडिंग के छोर रहे। जब फील्ड वाइंडिंग के छोर आर्मेचर वाइंडिंग, अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताया आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है, ईएमएफ पैदा हो गया, इसका मतलब करंट भी पैदा होगा, इसका मतलब इसके अंदर करंट भी चल रहा है खूब बराबर। अब इन तारों को इधर ही जोड़ दो, समझना बात को, इन तारों को इधर ही जोड़ दो, किनको? फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग को। मतलब अंदर आर्मेचर वाइंडिंग ने ईएमएफ पैदा किया, वहीं से फील्ड वाइंडिंग जोड़ दी, तो हुआ ना सेल्फ, खुद से ही, मतलब खुद ने ही ईएमएफ पैदा किया, खुद ने ही करंट पैदा किया और वही करंट खुद ही पोल को दे दिया, सेल्फ एक्साइटेड। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के जो कनेक्शन होते हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के, उन्हीं के आधार पर ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर डिवाइड होता है। अगर इसके कनेक्शन शंट में कर दें, मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को पैरेलली कनेक्ट कर दें, मैं अगर फुल डिटेल लेक्चर लेता मैं बिल्कुल इसको अलग से आपको करके बताता, पैरेलली कनेक्ट करके बताता, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्शन को अगर हम पैरेलली कनेक्ट कर दें तो ये शंट जनरेटर हो गया। अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो ये सीरीज जनरेटर हो गया। कंपाउंड जनरेटर, तो शंट जनरेटर क्या है, यहां पर फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो कैसी कनेक्ट होंगी, दोनों आपस में पैरेलल कनेक्ट होंगी। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग कैसे कनेक्ट होंगी, सीरीज में कनेक्ट होंगी। देखिए अभी मैं इनके, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सर्किट डायग्राम भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये अभी कैसा डायग्राम बनाया, ये मैंने आपको अभी मैकेनिकल डायग्राम में ही चीजें समझाना चाहिए। सीरीज में क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होंगी, ये ऐसे कनेक्ट करेंगे कि सीरीज कनेक्शन बने। और कंपाउंड में दोनों तरीके से, मतलब सीरीज और कंपाउंड में सीरीज और पैरेलल दोनों में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट, आप इतना पॉइंट लिख लीजिए, हम लोग फिर बात करते हैं। तो समझ गए आप लोग, ये शंट, सीरीज और कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के ही ऊपर आधारित होता है, इनके कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अच्छा, कंपाउंड जनरेटर दो टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। और क्यूमुलेटिव दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। और डिफरेंशियल दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। वो मिट गए हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी सी, ऐसा नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ सवाल यहां पर बताऊंगा जो पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को मोस्टली सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ही पढ़ना होता है, ठीक है। सेपरेटली उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता हम लोगों के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर शंट टाइप हो सकता है, सीरीज टाइप हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। इतना पॉइंट
ये सब किसके आधार पे है? आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पे। ठीक है, अगर इनके कनेक्शन हमने इस तरीके से करे कि ये पैरेलल में आपस में दोनों जुड़े हुए हैं तो शंट हो गया, सीरीज हो गया, कंपाउंड हो गया। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनके लिए स्टार्टिंग कुछ कंडीशन होती हैं, स्टार्टिंग कंडीशंस होती हैं। अब इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना, स्टार्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं इंपॉर्टेंटली। मतलब स्टार्टिंग कंडीशन का मतलब हो गया कि आपको चालू करने से पहले इन जनरेटर के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि चालू करते समय क्या बात दिमाग में रखनी है। मतलब ये जनरेटर जब चालू करेंगे, ये जनरेटर डायरेक्ट चालू नहीं होंगे, मतलब चालू करने से पहले आपको इनको बातें ध्यान रखनी है कि पोल में रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, पोल में रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। पोल शुड हैव रेजिडुअल फ्लक्स, पोल के अंदर रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है, एक बात ये सबके लिए कॉमन बात है, जो कॉमन नहीं होगी मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, पोल में रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। तो इनके अंदर पोल ऐसा लेना है आपको, ऐसे मटेरियल में लेना है कि जो शेष चुंबकत्व है इनके अंदर बचा हुआ होना चाहिए। ऐसा स्टार्टिंग कंडीशन होनी चाहिए सेल्फ एक्साइटेड की, नहीं तो चालू नहीं होंगे जनरेटर। ये आपके याद रखिए, जनरेटर आप चाहे घुमा के आ जाइए, चालू नहीं होंगे। पोल में रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। अगला क्या है, बात समझेंगे। शंट की बात करें, शंट जनरेटर की बात करें तो ओपन लोड, ओपन कंडीशन, ओपन लोड कंडीशन में, मतलब लोड नहीं लगाना है भाई, लोड लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, चालू नहीं होगा। तो स्टार्टिंग कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि ओपन लोड या फिर ओपन सर्किट कंडीशन में आपको चलाना है, लोड नहीं लगाना। नो लोड चाहे कह लो आप, ओपन लोड कह लो, नो लोड कह लो, कुछ भी कह लो, नो लोड कंडीशन पे चालू करना है, नहीं चलेगा अदरवाइज। सीरीज में ऐसा नहीं है, सीरीज में ऑन लोड करना है, लोड लगा के चालू करना। कम से कम 15 से 20% लोड होना चाहिए पूरे लोड का। मतलब अगर 1 किलोवाट लोड उठा, 1 किलोवाट का लोड लेता है जनरेटर, तो आपको कहीं ना कहीं 200, 250, 300 वाट का लोड डालना पड़ेगा, नहीं तो ये जनरेटर चालू नहीं होगा। ऑन लोड होता है, ये नो लोड होता है, ध्यान से समझना, ऑन और नो में कंफ्यूज नहीं हो जाना। पर कंपाउंड जनरेटर में क्या है, कंपाउंड जनरेटर में 2 कहानियां बन जाती हैं, क्यूमुलेटिव के लिए अलग, डिफरेंशियल के लिए अलग। ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछी जाएगी। स्टार्टिंग के ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे एक क्वेश्चन आएगा आपको, आप क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे, नहीं समझ में आएगा। अगर ये छूट गए ये बात तो ध्यान से समझना कि पेपर में क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा अब वो सुनिए। क्वेश्चन रहेगा कि ये जनरेटर क्यों चालू नहीं हो रहा। ऑप्शन होंगे 4, आपको यही बातें दिमाग में रखनी है कि यार कहीं वहां पे ऑप्शन होगा कि भाई सीरीज जनरेटर को नो लोड चलाया गया है, तो यही रीजन हुआ, इसीलिए जनरेटर चालू नहीं हो रहा, क्योंकि सीरीज को ऑन लोड चलाया जाता है, नो लोड पे नहीं चलाया जाता सीरीज जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर में, क्यूमुलेटिव जनरेटर, अब 2 यहां पे बातें बनती हैं स्टार्टिंग के लिए, और वो बातें क्या बनती हैं आप उस चीज को समझने का प्रयास करिए। क्यूमुलेटिव कंपाउंड में तो नो लोड पर ये चलाया जाएगा, याद रखिए, जनरेटर पे कोई लोड नहीं डालना। डिफरेंशियल में क्या करना है, देखिए चलाए तो ये दोनों ही नो लोड पे जाएंगे, चलाए तो ये दोनों ही नो लोड पे जाएंगे। कंपाउंड जनरेटर की कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की वाइंडिंग यूज होती है यहां पे। कौन कौन सी वाइंडिंग यूज होती है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, 2 टाइप की वाइंडिंग यूज होती हैं। ये चलाने दोनों ही नो लोड पर है, ऐसा नहीं है कि लोड किसी पे लगाना है। आप लोग लिखते भी, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साथ में। चलाने दोनों ही नो लोड पर हैं। याद रखिए इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट नहीं रखना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट नहीं करना। You don't have to short circuit the series field winding, and here you have to short circuit the series field winding. शॉर्ट सर्किट द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और नो लोड पे तो दोनों चलने ही है, मैंने नो लोड यहां लिखा नहीं है, बट नो लोड पे दोनों ही चलने हैं। अब शंट फील्ड वाइंडिंग का क्या करना है, उसको नहीं छेड़ना, वो जैसी है तैसी रहने दो वहां पे।
ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई कुछ। अब जनरल कंडीशंस भी लिखवाता चल रहा हूं। जनरल कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब आप मोटर को घुमाने, वो जनरेटर को घुमाने जाओगे, उसकी स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जो जनरेटर को, आप याद है आपको मैंने अभी बताया था कि जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट देते थे ना यहाँ पे, तो आप जब जनरेटर को घुमा के आएंगे तो उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि क्रिटिकल स्पीड की वैल्यू से ज्यादा बननी चाहिए। ये जनरल कंडीशन है सबके लिए। एक और जनरल कंडीशन आप लोग समझिए इस चीज में, आप लोग देखिए इसको आराम से, एक बार सुनने के बाद भी उतार सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, मतलब किसका, शंट फील्ड वाइंडिंग का, वो लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। अब ये कंडीशन थोड़ी सी सीरीज में अलग बन जाती है, बट एक जनरल बात मैं आपको बता रहा हूं, जो फील्ड वाइंडिंग का जो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए क्रिटिकल फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। ये एक जनरल कंडीशन है, आप लोग लिख लीजिए। अब यहां पर एक मैं बात बता देता हूं आपको कि पेपर में एक बार कभी कभी पूछ लेता है कि अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग गलत कनेक्ट हो जाएं तो क्या करना चाहिए, तब फ्लैशिंग करनी चाहिए। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये अलग है, ये अलग है ये बात, अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग गलत कनेक्ट हो जाएं और इसका रेजिडुअल फ्लक्स खत्म हो जाए, मतलब पोल का रेजिडुअल फ्लक्स खत्म हो जाए, पोल का शेष चुंबकत्व खत्म हो जाए गलत कनेक्शन करने के कारण, किससे, आर्मेचर वाइंडिंग से, तब क्या करना चाहिए, तब फ्लैशिंग करनी चाहिए। फ्लैशिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी बैटरी लगा के उत्तेजन करने वाली प्रक्रिया को फ्लैशिंग कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा से धीरे बोल देता हूं। फील्ड वाइंडिंग को सेपरेटली अलग से उत्तेजित करने के लिए बैटरी लगा देते हैं और इसमें शेष चुंबकत्व आ जाता है, रेजिडुअल फ्लक्स आ जाता है, इस प्रक्रिया को फ्लैशिंग कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग फील्ड वाइंडिंग सेपरेटली विद द यूज ऑफ बैटरी, दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग से क्या होता है, शेष चुंबकत्व वापस आ जाता है फील्ड वाइंडिंग का, जो खो गया होता है आर्मेचर वाइंडिंग को गलत लगाने से, उससे। ये सब चीजें डायग्राम में, जब मैं फुल डिटेल लेक्चर में बताता हूं तो डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, बशर्ते कि अभी हमारे पास जो हमें जल्दी से जल्दी चीजें करके जानी है, तो इसीलिए। तो आपसे ये सवाल पेपर में क्या पूछा जाएगा कि अगर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग गलत कनेक्ट कर दी जाए तो रेजिडुअल फ्लक्स कैसे वापस आएगा, फ्लैशिंग करके आएगा। फ्लैशिंग क्या है, फील्ड वाइंडिंग में अलग से बैटरी लगाने की सुविधा, उसे फ्लैशिंग कहते हैं। एग्जैक्टली उसे फ्लैशिंग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ यहां से जुड़े हुए सवाल की। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, आपको पेपर में एप्लीकेशन पूछ लेता है शंट जनरेटर की। क्या खास बात होती है शंट जनरेटर की, बैटरी चार्जिंग के लिए। देखिए बैटरी चार्ज, वैसे मैं एप्लीकेशन बाद में लिखवाऊंगा, अच्छे से लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है, लास्ट लेक्चरों में मैं आपको करवाऊंगा। बैटरी चार्जिंग के लिए और अच्छा रहता है शंट जनरेटर। रीजन है, इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मतलब इसका जो वोल्टेज मिलेगा, अगर 220 वोल्टेज का जनरेटर आप लेके आए हैं तो आउटपुट में ये 220 210 ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, अगर वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है तो मतलब आपको कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट देता है। तो ये खासियत है इसकी, कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट देता है, मतलब वोल्टेज में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, ज्यादा वोल्टेज में बदलाव नहीं मिलेंगे आपको आउटपुट में। सीरीज जनरेटर की बात करें, ऑन लोड की बात करें, चलाते थे हम, मैंने आपको बताया था, सीरीज जनरेटर बूस्टर की तरह यूज किया जाता है। किसमें, एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में, जो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन है वहां बूस्टर की तरह सीरीज जनरेटर का काम किया जाता है। कंपाउंड जनरेटर की मैं अगर बात करूं, दो टाइप के जनरेटर होते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर इतना अच्छा जनरेटर है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये इसमें कुछ चार तरीके के जनरेटर यहां पर हम लोग बना देते हैं। मतलब एक, अगर मैं इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, मतलब वोल्टेज और लोड करंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, टर्मिनल वोल्टेज, तो ये ओवर कंपाउंड जनरेटर भी होता है, फ्लैट लेवल कंपाउंड भी होता है, जनरेटर भी होता है, और फ्लैट हो गया, ओवर हो गया, और आपका ये हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड की। देखिए ये आपसे पेपर में पूछ लेता है कौन कौन से किस किस की क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है, आप लोग इसे चाहें तो उतार सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, तो ये ओवर कंपाउंड की इस तरीके से होती है। ओवर कंपाउंड की जो
VI कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ऐसे ऊपर से जा रही होती है। फ्लैट या लेवल कंपाउंड की जो होती है वो इस तरीके से जा रही होती है। अंडर कंपाउंड की थोड़ी नीचे होती है और डिफरेंशियल की सबसे नीचे होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड जो जनरेटर है, याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से यहां पर आ जाता है आप लोगों के लिए, वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज होता है, यूज्ड इन वेल्डिंग। बहुत ज्यादा दिमाग से इस बात को समझिए कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर वेल्डिंग में यूज किया जाता है। अगर जनरेटर की बात होगी तो कौन सा वेल्डिंग में यूज होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड। यहां सवाल कई तरीके से बनता है, मैं इस चीज को थोड़ा सा यहां पे मिटा देता हूं और सवाल कई तरीके से आपको वेल्डिंग वाले बताता हूं जो पेपर में आते हैं। वेल्डिंग से जुड़े कुछ सवाल आते हैं। अगर वेल्डिंग में पूछे जनरेटर कौन सा यूज होता है तो डिफरेंशियल कंपाउंड आएगा। देखिए आप लोग जो पूरे लेक्चर देखते हैं उन्हीं को फायदा मिलता है, क्योंकि मैं कुछ बातें बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। वेल्डिंग में जनरेटर पूछेंगे तो डिफरेंशियल कंपाउंड बताना। अगर वाइंडिंग पूछेंगे कि कौन से टाइप की वाइंडिंग होती है तो लैप वाइंडिंग कनेक्ट होती है, याद रखना, क्योंकि लैप वाइंडिंग में एक खासियत होती है, लैप वाइंडिंग हाई करंट वाइंडिंग होती है, HC लिख रहा हूं, हाई करंट वाइंडिंग होती है और लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, मतलब लैप वाइंडिंग करोगे तो हाई करंट मिलेगा और लो वोल्टेज मिलेगा। क्लियर है इतना पॉइंट। बात करेंगे डिफरेंशियल, देखिए जनरेटर की बात हो गई, वाइंडिंग की बात हो गई, अब तीसरी किस चीज की बात होगी। वेल्डिंग में जनरेटर पूछ लेता है, वाइंडिंग पूछ लेता है, और वेल्डिंग में पूछ लेता है ट्रांसफार्मर कौन सा यूज होगा, तो याद रखिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा, क्योंकि स्टेप डाउन में आउटपुट में क्या मिलता है आपको, वोल्टेज तो कम होगा पर करंट ज्यादा होगा, और वेल्डिंग में हमें करंट ज्यादा चाहिए ताकि पिघला सके उस लोहे को, ताकि वेल्डिंग कर सके। ठीक है, क्यों, मान गए कि नहीं मान गए। तो इस चीज को समझिए, तीन तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप लोगों को लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर कंपाउंड, फ्लैट लेवल, अंडर कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड के ये डायग्राम होता है। कभी कभी शंट जनरेटर का भी आपको VI कैरेक्टरिस्टिक दे देता है इस तरीके से। और किस तरीके से होता है, देखिए शुरुआत में तो थोड़ा सा गिर रहा होता है, फिर बाद में एकदम गिर के एक पॉइंट बाद पूरा जनरेटर बंद भी हो सकता है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को वो पता है क्या पूछता है पेपर में, कि पता है क्या पूछेगा आपसे पेपर में, ऐसे फोटो दे देगा बना के और कहेगा कौन से जनरेटर की है, तो ये शंट की है। सीरीज की मैं बताऊं आप लोगों को कैसी है, सीरीज की कुछ इस तरीके से शुरुआत, सॉरी जीरो से नहीं शुरू होगी, यहां से शुरू होगी। शुरुआत में तो ये होगी, फिर यूं गिरने लगेगी, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। ड्रूपिंग मतलब लटकती हुई। तो आपसे पूछेगा कि ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है, सीरीज जनरेटर की होती है। तो इस तरीके से कई बातें हैं जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंटली बताई। अब आपने क्या करना है, इसे उतार लेना है, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, मैं इन सबको मिटा देता हूं, चलते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर्मेचर रिएक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं। आर्मेचर रिएक्शन हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और आर्मेचर रिएक्शन से जुड़े सवाल भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन मैं जनरेटर के लिए करा रहा हूँ आपको, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना कि हम जनरेटर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोटर के लिए अलग बनेगा। देखिए एट नो लोड कंडीशन, जब कोई लोड नहीं लगाया रोटर पे, जाहिर सी बात है रोटर यहाँ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बनाया नहीं तो क्या हुआ, रोटर यहाँ होगा, बट हमने कोई लोड नहीं लगाया। रोटर पे लोड नहीं लगाया, ऑब्वियसली रोटर पे लोड तो नहीं लगता है, बट लोड हमारा कहाँ लगता है, टर्मिनल पे लगता है। ऐसी स्थिति में ओनली क्या प्रेजेंट होगा, ओनली फ्लक्स इज प्रेजेंट। समझना बात को, ऐसी स्थिति में क्या है, यहां पे ये नॉर्थ और साउथ होगा और मस्ती से यहां पर ये फ्लक्स बह रहा होगा नॉर्थ और साउथ। तब ऐसे में क्या, केवल मेन फ्लक्स इज प्रेजेंट, मतलब यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, मेन फ्लक्स। अब जब लोड डाल दिया एट ऑन लोड कंडीशन, जब हमने लोड डाला, अब ध्यान से समझिएगा, लोड डाला तो जाहिर सी बात है यहां लोड डाल दिया आपने। ऐसे में देखो मेन फ्लक्स तो कहीं नहीं जा रहा, पर रोटर में भी क्या शुरू हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको अलग पेन से बना देता हूं। अब रोटर में भी करंट बहना शुरू हो जाएगा। देखिए नॉर्मली मशीन में जो MNA होता है और जो GNA होता है वो सेम पोजीशन पे होता है। MNA मैग्नेटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीन अक्ष, मतलब उदासीन चुंबकीय अक्ष। और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक उदासीन अक्ष करके बोलते हैं ना, ठीक है।
चलिए, तो ये नॉर्मल कंडीशन में MNA GNA एक ही पे लाई करते हैं। GNA क्या होती है लाइन? काल्पनिक लाइन है, ये दोनों दिखेंगी नहीं, ऐसा नहीं कि ये दिख रही है आपको, वहां कहीं जनरेटर खरीदने गए वो एक लाइन लगी पड़ी है वहां ना, काल्पनिक लाइन है। GNA वो काल्पनिक लाइन है जो मशीन को दो भागों में बांटती है, तो जाहिर सी बात है GNA तो हमेशा यहीं रहेगी, क्योंकि ये वो काल्पनिक लाइन है जो पोल के अंतर्गत, मतलब बिटवीन द पोल्स, इंटर पोल्स, मतलब पोल के बीच में दो मशीन को दो भागों में बांटती है। ऐसे नहीं, यूं तो दो भागों में मशीन तब भी बटेगी इस तरीके से, बट पोल के अक्रॉस नहीं, पोल के अलोंग, मतलब पोल के 90 डिग्री, इट शुड बी पोल के बीच में से दो भागों में बांटे, पोल के बीच में से दो भागों में बांटे मशीन को, वो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अमूमन यहीं लाई करती है, उसके पीछे रीजन होता है। देखो ऐसा नहीं है मैं कोई बात बोल रहा हूं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी इस लाइन पे लाई करती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा साफ ये हुआ कि यहां पर एक्चुअली क्या होता है, बी जो चुंबकत फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब MNA का क्या मतलब है, यहां पर MNA लाई कर रही है, इसका मतलब यहां चुंबकत फ्लक्स डेंसिटी 0 है, और यहां GNA तो यहीं लाई करेगी। अच्छा, अब जब लोड डाला यहां पे, तो यहां पर भी करंट बहना शुरू हो जाएगा, रोटर में करंट बहना शुरू हो जाएगा, तो क्रॉस यहां होगा, डॉट यहां होगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं मेरा जनरेटर यहीं घूम रहा है। अब आप लोगों को इस तरीके से रोटर मान लीजिए, और ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, यही तो बना रहा हूं मैं जनरेटर यहाँ पे, ये रोटर को मैंने यहाँ पे वाइंडिंग बना दी। अब आप जनरेटर यहाँ घुमा लीजिए, आप विश्वास मानिए आपका करंट यहाँ से यहीं आएगा निकल के। अब ये कैसे पता लगेगा? ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता लगेगा, आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब करंट यहाँ से घुसता हुआ क्रॉस बना दिया, निकलता हुआ मैंने डॉट बना दिया। अब जाहिर सी बात है क्रॉस बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसको फ्लक्स, यहाँ पे इससे जो पैदा होगा फ्लक्स वो बनाइए, यहाँ डॉट बना दिया है तो इससे पैदा होगा जो फ्लक्स वो बनाइए, ये फ्लक्स हो गया। अब ध्यान से समझना इस चीज को, मुझे ये वैसे नीले से बनाना चाहिए, ज्यादा सही था, ठीक है। नीले से क्यों? नीले से इसलिए यार क्योंकि ये मेन फ्लक्स हो गया रेड कलर का, और अब कौन सा फ्लक्स पैदा हो गया? आर्मेचर फ्लक्स। मतलब पहले आर्मेचर पे फ्लक्स नहीं था नो लोड कंडीशन में, क्योंकि हमने लोड नहीं डाला था, तो कुछ लोड ही नहीं चाहिए, तो वहां से कुछ करंट निकलेगा ही नहीं। लोड करंट हमने डाला तो करंट निकलना शुरू हुआ, तो आर्मेचर पे भी फ्लक्स बनना शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फील्ड फ्लक्स गायब हो गया, फील्ड फ्लक्स अभी भी यहाँ पर है। अब देखिए, जब घर में एक भाई होता है तो सब आसान रहता है, कोई लड़ाई नहीं होती। जब दो भाई होते हैं तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है, मान लीजिए दो भाई हैं, एक भाई की शादी हो गई, कोई लड़ाई नहीं हो रही, जब दोनों भाई की शादी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी। अब ऐसे ही यहां पर है, फील्ड फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स में क्या है? खाली फील्ड फ्लक्स राज कर रहा था। अब फील्ड फ्लक्स के साथ साथ आर्मेचर ने भी फ्लक्स बना दिया, इन दोनों में होगी गुत्तम गुत्ता, इसी को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। और इस गुत्तम गुत्ता में, इस लड़ाई में, इस जंग में जो हमारी मेन फ्लक्स की शक्ल बिगड़ जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जो मेन फील्ड की जो शक्ल बिगड़ जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी? इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगी। तो ये फ्लक्स अब सीधा ना रह के मेन फ्लक्स कैसा हो गया? इस तरीके से हो गया। और हमारा जनरेटर आप लोगों को ध्यान होगा इस तरीके से घूम रहा है, GNA हमारा इस तरीके से है, तो क्या होगा? हमारा यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि MNA सरक जाएगा। MNA क्यों सरक जाएगा? MNA हमेशा 90 डिग्री बनाता है फ्लक्स लाइन से। देखो यहां पर भी 90 डिग्री बना रहा है, पर यहां पे लाइन सीधी थी तो MNA भी सीधा था, 90 डिग्री बना रहा है। अब इसे 90 डिग्री बनाने के लिए टेढ़ा होना पड़ेगा, इसका मतलब MNA सरक गया। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, MNA सरक गया। किससे? GNA से। काल्पनिक लाइन है, ये सब इमेजिनेशन लाइन है, कि मतलब एक लाइन जहां पर B0 पहले इस लाइन पे हुआ करता था, अब B0 यहां होगा। अब ब्रश तो यहीं टंगे रह गए, ब्रश को तो कोई हटा नहीं रहा है। अब ब्रश पे क्या होना शुरू हो जाएगी? स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ब्रश पर अब स्पार्किंग होना शुरू हो गई है, MNA सरक गया है। आर्मेचर रिएक्शन किसके बीच होता है? आर्मेचर रिएक्शन, तो यहां पर एक बात हमें समझ में आनी चाहिए, आर्मेचर रिएक्शन होता है फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स के बीच। तो आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स के बीच में ये होता है आर्मेचर रिएक्शन। इसकी वजह से क्या हो गया? अब देखिए मैं यहीं पे ये बात बता देता हूं आपको, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है। दो बातें आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हो रही है। क्या? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। भैया पूरा लेक्चर जो देख रहा होगा ना, और डीमैग्नेटाइजेशन।
विचुंबकीय और क्रॉस चुंबकीय। ठीक है, अब समझना इस बात को, जो फ्लक्स का टेढ़ापन है, ये जो फ्लक्स का टेढ़ापन है, इसे कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो जो फ्लक्स का टेढ़ापन है, जो फ्लक्स सरक गया, जो ये टेढ़ा हो गया फ्लक्स, इसको कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। फ्लक्स का टेढ़ा हो जाना, किसका? मेन फ्लक्स का। मेन फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड, खराब हो जाना, टेढ़ा हो जाना। ये किसकी वजह से हुआ? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की वजह से हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ? MNA सरक गया। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, MNA गेट शिफ्टेड। बेटा पेपर में सवाल आता है, बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लेना, यहीं पे तुम बेटा नंबर खो जाओगे या पा जाओगे। क्या भाई, तुम्हें तो पाने हैं ना नंबर। देखिए, यही नंबर चुराने हैं आपको, है यही कमेंट्री होती है, नंबर चुरा ले गए। ये देखिए, MNA सरक गया है, MNA इस तरीके से सरक गया है। MNA सरकने की वजह से क्या हुआ? बेचारे ब्रश वहीं रह गए और ब्रश वहां रह गए, B0 यहाँ है। अब यहाँ पे B0 तो नहीं है, मतलब फ्लक्स यहाँ 0 नहीं है, फ्लक्स यहाँ 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा? फ्लक्स के अंदर EMF पैदा करेगा। EMF पैदा करेगा तो फ्लक्स में, किसमें? ब्रश में क्या होगा? ये स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी। MNA सरक गया तो ब्रश में क्या होना शुरू होगा? स्पार्किंग। ब्रश में स्पार्किंग होना शुरू होगी। अब देखिए, ये आपका जनरेटर इधर चल रहा है, मतलब आपका जनरेटर जिस दिशा में जा रहा है, प्लीज मैं यहां पे क्लॉकवाइज बोल सकता हूं, जबकि क्योंकि मैंने यहां डायरेक्शन जो बनाया है वो है तो क्लॉकवाइज ही, ऐसा नहीं है कुछ और है, मैं बोल सकता हूं क्लॉकवाइज है। बट जिस दिशा में जनरेटर जा रहा है उसी दिशा में MNA सरकेगी। इस बात का माथे पे तुरंत अभी टैटू बनवाएंगे आप, अभी के अभी टैटू बनवाओगे अभी के अभी। तो MNA कहां सरकेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब किसकी दिशा में? इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन। तो किसकी दिशा में सरकेगी MNA? जनरेटर की दिशा में, जहां जिस दिशा में जनरेटर चलेगा उस दिशा में। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलना है, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इन द डायरेक्शन ऑफ MNA, इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन, जहां जनरेटर जा रहा है वहीं MNA सरकेगी। जनरेटर क्लॉकवाइज जा रहा है तो MNA क्लॉकवाइज सरकेगी। ये पेपर में सवाल आता है कि MNA कहां सरकती है, किसमें? जनरेटर में। तो जनरेटर की दिशा में सरकती है। पर अगर यही बात मोटर के लिए आ जाए तो मोटर में विपरीत हो जाएगा। अगर मोटर तुम्हारी क्लॉकवाइज चल रही है तो MNA उसके विपरीत सरकेगी। ये जनरेटर के लिए बता रहा हूं बेटा मैं, जनरेटर जिस डायरेक्शन में जाएगा MNA उधर ही सरकेगी। आहा, क्वेश्चन हो गया यहां पे। तो ब्रश में स्पार्किंग, ये तो समस्या बता रहा हूं आर्मेचर रिएक्शन की। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब क्या है? आपको मैंने बताया था यहां पे EMF पैदा होता है, और EMF मैंने क्या बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया था, उड़ गए 60 आदमी लेके। अब जब ये यहां EMF पैदा हो रहा है, ये जो यहां पे EMF पैदा होगा, इस EMF के मान में कमी आ जाएगी, क्योंकि ये फ्लक्स अब कैसा हो गया है? इस EMF के मान में कमी आ जाएगी, इस EMF के मान में कमी आ जाएगी। मतलब एग्जाम्पल देता हूं, 220 वोल्ट का जनरेटर लाए, आर्मेचर रिएक्शन हो गया। अब वो 200 वोल्ट ही पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि 20 वोल्ट कहां खत्म हो गए, 20 वोल्ट कहां कम हो गए? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से EMF कम पैदा हो रहा है। ऐसी फिनोमिना, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस को कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से दो बीमारी होती है, फ्लक्स का टेढ़ा होना और EMF का कम होना। उसको क्या कहते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं फ्लक्स के टेढ़े होने को, और डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं EMF के कम होने को। क्लियर है इतनी बात? मेरे लेक्चर आपको बहुत फोकस होकर देखने पड़ेंगे, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जाएगी, याद रखिए। तो ये प्रॉब्लम हमारी आर्मेचर रिएक्शन की थी। अब ये तो मैंने समस्या बता दी, समाधान क्या बताया? समाधान 2 है मेरे बताइए, 2 समाधान है इसके। पहले आप इसे उतार लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये सब उतार लिया होगा। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखिए आप लोग, इसका समाधान क्या है? आर्मेचर रिएक्शन में 2 तरीके की प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये डीसी मशीन है, ठीक है, ये डीसी मशीन है, और ये उसके पोल रहे, जाहिर सी बात है, ये पोल रहे उसके, ये पोल्स रहे, ठीक है, ये पोल्स रहे। तो ये जो पोल का जो फेस है, ये जो पोल का जो फेस है, यहाँ ये रोटर रहा, ठीक है। अब ये जो पोल का फेस है, यहाँ पर खांचे बनाकर, यहाँ पर खांचे बना के पोल के फेस पे हम यहाँ पर वाइंडिंग कर देते हैं।
यहाँ क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं, ये वाइंडिंग कर देते हैं खांचे बना के, या ये चालक डाल देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्रॉस बनाया था, मतलब यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब ये हुआ यहाँ डॉट बनाया है, यहाँ करंट बाहर आ रहा था, है कि नहीं, अभी बनाया ना कुछ देर पहले। तो यहाँ हम इस तरीके से आर्मेचर का ही कनेक्शन करेंगे कि यहाँ डॉट बने और यहाँ क्रॉस बने। अब ध्यान से सुनना, इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, इस वाइंडिंग को कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। सवाल क्या आएंगे, बात समझना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को खत्म करती है, रिड्यूस करती है, खत्म तो नहीं कम करती है, ठीक है, रिड्यूस कर देती है। कनेक्शन कैसे रहेंगे, ये सवाल आता है। कनेक्शन कैसे रहेगा, इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है इसी के सीरीज में रहेगा, ठीक है। कनेक्शन कैसा रहेगा, कहां पर लगाया जाएगा, लोकेशन कहां है कंपनसेटिंग वाइंडिंग की, पोल फेस में, खांचों के अंदर। तो एट पोल फेस जो पोल का फेस है वहां पे, इन द स्लॉट्स एट पोल फेस, इन द स्लॉट्स के अंदर, ठीक है। तो एट पोल फेस इन द स्लॉट्स, ये लोकेशन रहती है इसकी। इन सीरीज आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्शन रहता है। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इफेक्ट क्या है, आर्मेचर रिएक्शन को खत्म कर देना या कम कर देना, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इफेक्ट है। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा इलाज, यहां इंटरपोल लगा सकते हैं। ये इंटरपोल लगा दिए। इंटरपोल नाम से समझ में आ रहा है, इंटर माने देखिए क्या होता है, जैसे इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप होती है, मतलब दो स्कूलों के बीच, इंटर स्कूल मतलब दो स्कूलों के बीच, ऐसी पोल, दो पोल के बीच में जो ये यहां पे छोटे से पोल लग जाते हैं, इसे कहते हैं इंटरपोल। अब इंटरपोल किस, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर भी एक और नया मुद्दा उठ जाएगा। ये पोल बना दिए मैंने यहां पे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इंटरपोल कुछ इस तरीके से होंगे, बिल्कुल इंटरपोल कुछ इस तरीके से होंगे। ये यहां पर मान लीजिए ये रोटर है, ये रोटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मैंने जनरेटर ले लिया, देखो सारी चीजें मैं जनरेटर के लिए बता रहा हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आगे जो आपको पोल मिलेगा जनरेटर की डायरेक्शन में, मतलब जनरेटर कहां रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है, जो भी कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जहां पर भी रोटेट कर रहा है आगे कोई पोल मिल रहा है, तो वो कौन सा मिल रहा है, साउथ, ठीक है। इतना पॉइंट, आगे कौन सा पोल मिल रहा है, साउथ पोल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है साहब, साउथ पोल मिल रहा है बिल्कुल। आप लोग उतार सकते हैं इसको, तब तक कंपनसेटिंग वाइंडिंग को उतार लीजिए आप, तब तक मैं आपको इंटरपोल बताता हूं। ठीक है, ये चीज आपने उतार ली। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, इंटरपोल जो है, तो इंटरपोल से जुड़े हुए सवाल क्या आते हैं। देखिए, इंटरपोल याद रखना, थोड़ा सा इस चीज को बहुत ज्यादा दिमाग में रखना। इंटरपोल क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन खत्म नहीं करता। इंटरपोल जो ब्रश पे, जो मैंने आपको यहां पर बताए थे ना, ब्रश बना के, ब्रश पे मैंने कहा था स्पार्किंग होती है, तो ब्रश में एक रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा हो जाता है, मतलब एक वोल्टेज पैदा हो जाता है जिसे बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज, प्रेरक वोल्टेज। क्या बोलते हैं, प्रेरक वोल्टेज, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है। इसको खत्म करता है, रिड्यूसेस। तो क्या खत्म करता है या क्या कम करता है, ब्रश में रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म करता है, जो कि स्पार्किंग का एक जरिया, एक तरीका बनते हैं। पहला काम इसका ये है। और इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ब्रश में स्पार्किंग कम होगी तो आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करेगा, आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस करेगा। तो यहां देखना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आए तो पहली प्रायोरिटी आर्मेचर रिएक्शन कम होना, बट अगर इंटरपोल आए तो पहली प्रायोरिटी रिएक्टेंस वोल्टेज होना। जब ये ना मिले तब आना आप यहां पे, ठीक है, इतना पॉइंट। अगर आपसे आर्मेचर रिएक्शन कम हो गया तो जाहिर सी बात है एमएनए शिफ्ट नहीं होगी, एमएनए शिफ्ट नहीं होगी। तो याद रखिए, आपसे ये भी बात पूछ ली जाएगी कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाने से एमएनए शिफ्ट होगी क्या, नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो गया। जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं रहा तो ये दो बीमारी नहीं रही उसकी। तो इंटरपोल जो दो पोलों के बीच में लगाए जाते हैं, मैं उसकी पोलैरिटी को लेके बात करने वाला था। हाँ, तो इसके संदर्भ में मैं क्या बात करने वाला था यार, पोलैरिटी। तो इंटरपोल की जो ध्रुवता होगी वो क्या होगी,
जनरेटर के केस में बता रहा हूं, मोटर के में ठीक इसके विपरीत होगा, याद रखिएगा। जनरेटर के केस में जहां भी जनरेटर जा रहा होगा, सामने जो पोल मिल रहा होगा ठीक उसी विपरीत, उसी दिशा का, उसी पोलैरिटी का इसे इंटरपोल रख देंगे। अब देखिए जनरेटर कुछ इस तरीके से जा रहा था, आगे साउथ मिल रहा है तो ठीक साउथ का हम लोग यहाँ पे इंटरपोल बना देंगे। अब देखिए जनरेटर यूं करके जा रहा है, आगे नॉर्थ मिल रहा है तो ठीक नॉर्थ का हम इंटरपोल बना देंगे। इस बात को, एक और बात को ध्यान रखिए, इसका मतलब पोलैरिटी क्या रहेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर। आगे हमें, आगे जो हमें भी पोल मिलेगा ठीक उसी पोल की पोलैरिटी का यहाँ पे पोल बना देना है। कनेक्शन कैसे लिया जाएगा, कनेक्शन इन सीरीज विद आर्मेचर, इन सीरीज, ये भी सेम है, इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है, यहां से जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसके ठीक सीरीज में ही लगा देना है इंटरपोल को, बिल्कुल ऐसे सीरीज में लगा देना है। तो सेम सवाल यहां पर आते हैं, लोकेशन कहां है, दो पोलों के बीच। अगर मैं इसकी बात करूं लोकेशन को लेके, तो दो पोलों के बीच, दो पोलों के बीच में रहेगा इंटरपोल। नाम से ही पता चल रहा है इंटरपोल दो पोलों के बीच में रहेगा। तो ये समस्या का समाधान भी हो गया। ठीक है, चलिए मैं बिठा देता हूं, जब तक आप उसे उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर मज़ा आता होगा। आपके कमेंट्स का मैं बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जैसे भी कमेंट्स हों आप लोग करिए, अच्छे बुरे। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन की मैं अगर बात करूं, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E माइनस वी अपॉन वी इंटू 100, जिसमें E क्या है, नो लोड वोल्टेज, मतलब आपको जो आउटपुट पे नो लोड वोल्टेज मिलेगा आउटपुट पर वो है, और V क्या है, लोड वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली अगर देसी भाषा में, सिंपल भाषा में बात करें तो 220 वोल्ट का तुम जनरेटर लेके आए, क्या तुम ये चाहोगे कि वो 220 वोल्ट का जनरेटर लेके आए तो आपको 240 वोल्ट मिले? नहीं। ये जो वोल्टेज है ना, ये कोई पैसे की तरह नहीं है कि ज्यादा मिल जाए तो खुशी होगी, कम मिल गए तो गम होगा। नहीं, वोल्टेज कोई भी चीज हो, आप अगर 200 वोल्ट का जनरेटर ला रहे हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि वो 210 वोल्टेज दे, और आप कभी नहीं चाहोगे कि वो 190 दे। कभी जनरेटर या वोल्टेजों में ऐसा नहीं होता कि ज्यादा मिल जाए तो खुशी हो जाएगी। नहीं, दुख हो जाएगा भाई साहब, ज्यादा वोल्टेज दे दिए तो सब फूक जाएगा, और कम दे दिए तो चलेंगी नहीं चीजें। तो दोनों ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं भाई 200 वोल्ट का जनरेटर लाए हैं, 200 वोल्ट ही दे, ज्यादा टेंशन हमें लेनी नहीं है और ना देनी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 200 वोल्ट का अगर आप जनरेटर लेके आए हैं तो वो कितना 200 वोल्ट से ऊपर या नीचे वोल्टेज दे रहा है, उसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज। हम तो कह रहे हैं साहब वो बिल्कुल ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज 0 हो, बिल्कुल 200 ही वोल्ट दे, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट 0 हो। तो कुल मिला के बात क्या हो गई, आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज क्या है, रेगुलेशन मतलब कितना ऊपर नीचे जा रहा है 200 से, मतलब कितना जो रेटेड वोल्टेज जो खरीद के लाए हैं हम, उससे कितना ऊपर नीचे जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर नीचे ना जाए, तो वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज आइडियली क्या होनी चाहिए, 0% होनी चाहिए। और प्रैक्टिकली क्या होनी चाहिए भैया, कम से कम होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं भैया बहुत कम से कम होनी चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज लो होनी चाहिए। अब वोल्टेज रेगुलेशन 0 किस जनरेटर की होती है, पेपर में यही तो सवाल आता है। और मैंने अभी आपको बताया था जो फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर है उसका क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज 0 होता है, याद रखें। लो किसका होता है, लो किसका होता है, लो होता है शंट जनरेटर का, क्यूमुलेटिव कंपाउंड का। बट अगर बात करें हाई का, हाई वीआर, जो कि होना नहीं चाहिए, हाई वीआर तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, बहुत गंदी सिचुएशन हो गई। पर ये किसका होता है, पेपर में सवाल आता है, सीरीज जनरेटर, हाई वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव सवाल पूछ लेता है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। अब नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा, जब आउटपुट पे तुम्हें ज्यादा मिल रहा हो और मतलब तुम्हें टर्मिनल पे ज्यादा मिल रहा हो जबकि नो लोड पे कम मिल रहा था, लोड लगाने के बाद ज्यादा मिल रहा है। तो नेगेटिव कब आएगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर में। ये सब बेटा सवाल आते हैं।
बहुत प्यारी तरीके से एक एक चीज करते हैं जब हम फुल डिटेल लेक्चर में करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इस नंबर पे पूछ सकते हैं। काफी बच्चों के मेरे पास इंक्वायरी आती है, मतलब इस व्हाट्सएप नंबर पे आती है, हमें पता चलता है। तो काफी बच्चों ने अपने सिलेक्शन के लिए ये सीरियसनेस दिखाई है, उन्होंने नंबर पे व्हाट्सएप किया है। चलिए, नेगेटिव जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो किसका होता है? ओवर कंपाउंड का होता है। और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है? सबका। फ्लैट लेवल कंपाउंड वाले का भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। शंट का भी पॉजिटिव होता है, सीरीज का भी पॉजिटिव होता है, इन सबका पॉजिटिव होता है। इनका पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इन पे जो बाहर वोल्टेज मिल रहा है वो कम ही मिलता है लोड लगाने पे, इन कंपैरिजन टू लोड नहीं लगाने पे। तो जब लोड लगाते हैं तो कम मिलेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। बट एकमात्र ऐसा है जो ओवर कंपाउंड नेगेटिव आता है। और जो सबसे पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होता है, सबसे घटिया वोल्टेज रेगुलेशन होता है पुअर वाले में, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन में, तो सीरीज का नाम आ जाता है और डिफरेंशियल कंपाउंड का नाम आ जाता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये सब घटिया किस्म के जनरेटर हैं। पुअर तो मतलब हम कभी चाहते ही नहीं है, हाई वोल्टेज रेगुलेशन तो चाहते ही नहीं है, ठीक है। तो फ्लैट लेवल का 0% होता है, ऑब्वियसली ये आइडियल वाली बात हो गई, ठीक है। तो चलिए, वोल्टेज रेगुलेशन हमने खत्म कर दिया। पैरेलल ऑपरेशन हम लोग चलते हैं और इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं पैरेलल ऑपरेशन में। पैरेलल ऑपरेशन दो डिवाइसेस का पैरेलल ऑपरेशन कब करा जाता है? रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर हमें 200 वोल्ट के 1 किलोवाट के जनरेटर अगर हमने पैरेलल में लगा दिए तो वो 2 किलोवाट के जनरेटर की तरह काम करेंगे। अगर 1 किलोवाट के 10 जनरेटर लगा दिए तो वो 10 किलोवाट के जनरेटर की तरह काम करेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 10 किलोवाट का अगर हम एक पूरा जनरेटर लेके आएंगे तो एक तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा साइज में। अगर वो एक जनरेटर खराब हो गया तो सब लोग अंधेरे में बैठेंगे। यहां तो क्या होगा, 10 को पैरेलल में लगाएंगे, एक खराब होगा तो कम से कम रिप्लेस होकर 9 तो काम करेंगे, तो लोग अंधेरे में तो नहीं बैठेंगे। तो फायदे होते हैं पैरेलल ऑपरेशन के, इसीलिए करते हैं। तो रेटिंग बढ़ जाती है पैरेलल ऑपरेशन से। पैरेलल ऑपरेशन के कई हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। देखिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए जो भी डिवाइसेस पैरेलली ऑपरेट कर रही हैं। मान लीजिए ये एक जनरेटर ऑपरेट कर रहा है, ये दूसरा जनरेटर पैरेलली ऑपरेट कर रहा है, तो सबकी वोल्टेज रेटिंग कैसी होनी चाहिए? सेम। वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये तो बात बहुत सिंपल सी है, ये जो आपको बताई है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो क्या है वो ध्यान से समझिए। शंट वोल्टेज जनरेटर को अब ऐसे आप एक बात समझिएगा, शंट वोल्टेज जनरेटर को मोस्टली यूज करते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं पैरेलल ऑपरेशन के लिए। रीजन है उसके पीछे, कांस्टेंट वोल्टेज रहता है। तो 200 वोल्ट का मान लो अगर 2 जनरेटर लगाए हैं तो 200 वोल्ट ही वो देंगे, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज में बदलाव होता नहीं है, बड़े अच्छे से पैरेलली ऑपरेशन काम करता है। प्रॉब्लम आकर करती है सीरीज जनरेटर के लिए। सीरीज जनरेटर के लिए प्रॉब्लम आकर करती है जब सीरीज जनरेटर को पैरेलली ऑपरेट करेंगे तो जब हम लोग सीरीज जनरेटर को पैरेलली ऑपरेट करते हैं, जब हम लोग सीरीज जनरेटर को पैरेलली ऑपरेट करते हैं या फिर ओवर कंपाउंड को करते हैं, कोई भी इनमें से कोई भी एक, इनको जब पैरेलली ऑपरेट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, ये एक रिंग होती है इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग के बिना यूज नहीं होगा, याद रखिए। इक्वलाइजर रिंग्स के बिना पैरेलली ऑपरेट नहीं किया जाएगा। अगर आप बिना इक्वलाइजर रिंग के पैरेलली ऑपरेट करेंगे तो वोल्टेज में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेटिंग करंट बहने लग जाएगा और आपका जल जाएगा पूरा सेटअप। शंट वोल्टेज जनरेटर में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, याद रखिए। एक और बात, जिस जनरेटर की, मान लो ये जनरेटर 1 है, जनरेटर 2 है, जनरेटर 1 की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी शंट की, और इसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा लटकती हुई होगी, ज्यादा ड्रूपिंग होगी, तो मोर ड्रूपिंग या मोर लटकी हुई कैरेक्टरिस्टिक कौन सी? वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और लोड करंट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी, तो मोर ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होगी। जितनी ज्यादा लटकती हुई कैरेक्टरिस्टिक होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? जितनी ज्यादा लटकती हुई कैरेक्टरिस्टिक होगी उतनी ज्यादा, याद रखिए, लोड विल बी शेयर्ड बाय दैट जनरेटर। आपसे पेपर में पूछा जाएगा क्या, बात को समझिएगा। घर में 2 भाई हैं, बड़ा और छोटा, ठीक। दोनों को घर चलाना है। एक की इनकम 1 लाख है, एक की इनकम 50,000 है।
अगर 1 लाख वाला 10,000 रुपये घर में शेयर कर रहा है और 50,000 वाला भी 10,000 रुपये शेयर कर रहा है, तो दोनों की तरफ से लोड तो बराबर हो गए, पर लोड ज़्यादा किस पे पड़ रहा है? लोड ज़्यादा पड़ रहा है किस पे? 50,000 जो कमाता है वो 10,000 दे रहा है, तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने 2 जनरेटर पैरेलली ऑपरेट कराए, ये 2 किलोवाट है, ये 1 किलोवाट है, तो जब 1 लाख कमाने वाला 10,000 दे रहा है और 50,000 कमाने वाला भी 10,000 दे रहा है, तो इस लोड, क्या उन दोनों पे लोड बराबर आया? नहीं आया। 50,000 वाला अगर 10,000 दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोडेड महसूस करेगा, वो ज़्यादा सोचेगा यार मेरे 50,000 ही कमा रहा हूँ और 10,000 दे रहा हूँ, तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ गया। इस चीज़ को हम इक्वल लोड शेयरिंग नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। इक्वल लोड शेयरिंग कब होगी? जब 1 लाख वाला थोड़े ज़्यादा देगा और 50,000 वाला कम देगा, तब दोनों पे लोड शेयरिंग इक्वल मानी जाएगी। सेम ऐसी इसकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक बनती है, मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक। दोनों की अपनी अपनी लटकती हुई कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, मैंने आपको बताया शंट जनरेटर का स्वभाव ही ऐसा है। तो जिसकी ज्यादा लटकती हुई होगी वो ज्यादा लोड शेयर करेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अगर सेम लेंगे तो दोनों बराबर लोड शेयर करेंगे। पर अगर हमें पूछा जाए सवाल कि कौन सा ज्यादा लोड शेयर करेगा, तो जिसकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी वो जनरेटर ज्यादा लोड शेयर करेगा। क्लियर है? और जिसकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब लटकती हुई कैरेक्टरिस्टिक कम हो गया, जैसे ये है, अब मैं यहां पे आपको बता दूं, ये देखो ज्यादा ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी मोर ड्रूपिंग है तो ये ज्यादा लोड शेयर करेगा। इसकी लेस ड्रूपिंग है तो ये लेस लोड शेयर करेगा। ठीक, कम लोड शेयर करेगा या ज्यादा लोड शेयर करेगा। तो लोड शेयरिंग बड़ी देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 किलोवाट का ज्यादा लोड शेयर कर रहा है तो ये जल जाए, तो पैरेलल ऑपरेशन आपका वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया, नहीं झेल पाया लोड को, आपने तो लगा दिया, पैरेलली ऑपरेट करवा दिया, बट एक समय बाद वो बेचारा क्या होगा? अगर आप मान लीजिए किसी बेचारे पतले दुबले से आदमी पे बोझ ज्यादा डाल दोगे तो थोड़ी देर लेके जाएगा सामान, और थोड़ी देर बाद मर जाएगा। सेम ऐसी थोड़ी देर बाद ये भी मर जाएगा। तो कैसा लगा लेक्चर? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, बट जैसा भी लगा होगा आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मेरी एनर्जी आप लोग देख ही रहे हैं, मैं आप लोगों के कमेंट से बहुत एनर्जेटिक फील करता हूं। चाहे अच्छा हो कमेंट या बुरा हो, पर करिएगा जरूर, जिससे मैं सीखने को कुछ मिलेगा। अगर कुछ खराबी होगी तो मैं जरूर इंप्रूव करूंगा। जो लोग टेस्ट सीरीज, जो लोग फुल डिटेल लेक्चर लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।